नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारे चैनल पिंकी स्टोरीज पर स्वागत है। आज की कहानी का नाम है मेहरबानी। मेरा नाम प्रतीक है। मेरे हाथ में शराब की बोतल थी। शरीर निढाल हो चुका था। होठों पर शराब की तलब थी। मैले कुचले कपड़े, रात का समय और सुनसान सड़क। मैं नशे की हालत में बस चलता जा रहा था। लड़खड़ाते कदमों से चलता, एक घूंट बोतल से निकालता, मुंह में डालता और निकल जाता। शायद मैं इस नशे से खुद को बर्बाद कर देना चाहता था। मैंने तय कर लिया था कि मैं अपने दिल से धोखे को इतनी आसानी से निकाल नहीं पाऊंगा। मैंने सब कुछ खुद अपने हाथों से तबाह कर दिया था। आखिर क्यों मैंने उस पर आंख बंद करके भरोसा किया? क्या उसे मेरे दर्द का कोई अंदाजा नहीं था? मैं इसी गम में चलता चलता हाईवे तक पहुंच था। मुझे नहीं पता था मैं कहाँ जा रहा था। मुझे होश भी नहीं था। कुछ अच्छा नहीं लग रहा था। बस यही लग रहा था कि किसी भी तरह मर जाऊं, तभी शायद सुकून मिलेगा। मैं बेसुध सा चल रहा था। जो मुंह में आ रहा था बड़बड़ाए जा रहा था। तभी एक तेज रफ्तार गाड़ी की पीली लाइट मेरी आंखों पर पड़ी, जिससे मैंने अपनी आंखों पर हाथ रख लिया। फिर वही तेज कार मेरे सामने आकर बिल्कुल मेरे पैरों के पास रुक गई। मैं नशे में था। मैं नशे में इतना चूर था कि मुझे अंदाजा ही नहीं था कि यह कार मुझे कुचल भी सकती थी। मगर मैं होश में नहीं था। फिर कार का दरवाजा खुला और एक आदमी कार से बाहर निकला। उसने तुरंत आकर मेरी बाहें पकड़ ली और जब मेरे हाथ में शराब की बोतल देखी तो बोला, ये सब क्या है प्रतीक? और तू यहाँ क्या कर रहा है? जैसे ही मैंने सिर उठाकर उसका चेहरा देखा, मेरे दिल में एक अजीब सी सनसनाहट दौड़ गई। दरअसल वो मेरे बड़े भाई सुभाष भैया थे, जो मेरा ख्याल रखने आए थे और कह रहे थे कि तू अपने साथ ये सब बिल्कुल ठीक नहीं कर रहा है। लेकिन मैं उनकी कोई बात समझ नहीं पा रहा था। उन्होंने मेरा हाथ अपने कंधे पर रखा और मुझे सहारा देकर कार की तरफ ले जाने लगे। लेकिन मैं उनके साथ जाना नहीं चाहता था। मैं उनसे दूर हटने लगा। तब उन्होंने कहा, तू पागल हो गया है क्या? चल यहाँ से, ये हाईवे है। अच्छा हुआ कि मैंने समय रहते कार रोक दी, वरना कोई हादसा हो सकता था। मैंने नशे की हालत में कहा, भैया मुझे कुछ नहीं पता। अगर मैं मर जाता तो मर जाता। वैसे भी मैं जिंदा कहाँ हूँ। उसने मुझे जिंदा रहते हुए मार डाला है। भैया बोले, बकवास बंद कर और मेरे साथ घर चल। मैंने कहा, मैं तुम्हारे साथ घर नहीं जाऊंगा। मैंने खुद ही तुम लोगों से रिश्ता खत्म कर लिया था। भैया ने गुस्से में कहा, चुप हो जा वरना थप्पड़ मार दूंगा। चल मेरे साथ। उन्होंने जबरन मुझे सहारा दिया और कार तक ले जाकर कार में बिठा दिया। जैसे ही मैं कार में बैठा, मैं सीट पर धंस सा गया। भैया ने कार चलानी शुरू की। कार चलने लगी और मैं नशे की हालत में अपनी पुरानी जिंदगी के बारे में सोचने लगा। असल में मेरे साथ कुछ ऐसा हुआ था जो आज तक मैं भूल नहीं पाया हूँ। मुझे अच्छे से याद है, वो 12 अप्रैल खुशनुमा दिन था और उसे कॉलेज में नया एडमिशन मिला था। जैसे ही मैंने उसे देखा, मेरी आंखों में एक अजीब सी चमक आ गई थी। दिल को वो बहुत भा गई थी। उसके बाल बहुत ही सुंदर थे और चेहरा तो किसी हसीन लड़की जैसा था। जब मैंने उसके बारे में पता किया तो मालूम चला कि वो लड़की इसी शहर में अपने परिवार के साथ रहती है और यहीं पैदा हुई थी। मैंने उसके बारे में सारी जानकारी जुटा ली। उसका नाम श्रेया था। मुझे उसे पहली नज़र में ही पसंद आ गया था। फिर मैं उससे बात करने के बहाने ढूंढने लगा। मैं उसे प्रपोज करना चाहता था, उससे शादी करना चाहता था। लेकिन उसके लिए पहले उसे जानना जरूरी था। वैसे भी जो ऐसा करने की कोशिश करते हैं, वो अक्सर उसके बारे में कुछ नहीं जान पाते। आपने भी सुना होगा कि हार मानने वालों की कभी जीत नहीं होती। मैंने हर तरीका अपनाया श्रेया से बात करने का और फिर आखिरकार मैं उससे बात करने में सफल रहा। बात सिर्फ बातचीत तक सीमित नहीं रही, दोस्ती तक पहुंच गई। उसके बाद समय बीतता गया और हम दोनों कॉलेज में पढ़ते रहे। मुझे पढ़ाई में कोई दिलचस्पी नहीं थी। मैं तो बस कॉलेज से छुटकारा चाहता था। लेकिन जब से श्रेया कॉलेज आने लगी थी, मैं रोज कॉलेज आने लगा था, सिर्फ उसी के लिए। और पढ़ाई में भी रुचि आने लगी थी। फिर हमारी दोस्ती प्यार में बदल गई और श्रेया भी मुझे चाहने लगी थी। मुझे नहीं पता था कि वो मुझसे इतना जुड़ जाएगी कि जितना मैं उसे प्यार करता हूँ, उतना ही वो भी करने लगेगी। फिर एक वक्त आया
जब मुझे मजबूरी में अपनी पढ़ाई छोड़नी पड़ी। मैं शुरू से पढ़ाई में अच्छा नहीं था। मैं सिर्फ अपने माँ-बाप के कहने पर पढ़ रहा था। मुझे फ़ोटोग्राफ़ी का बहुत शौक था। मैं एक फ़ोटोग्राफ़र बनना चाहता था। फिर एक वक़्त आया जब मुझे अपने इस सपने को पूरा करना पड़ा। मुझे फ़ोटोग्राफ़ी से जुड़ी नौकरी मिल गई, जिसमें पढ़ाई के लिए समय ही नहीं बचा। हालाँकि माँ-बाप ने मना किया था, कहा था कि पढ़ाई मत छोड़ो और नौकरी के साथ पढ़ाई भी करो। लेकिन मैंने किसी की नहीं सुनी और फिर वही हुआ। मैंने काम शुरू कर दिया और श्रेया भी मेरे संपर्क में थी। श्रेया ने अपनी बैचलर डिग्री पूरी कर ली थी। शायद उसके परिवार की आर्थिक हालत अच्छी नहीं थी, इसलिए वो आगे नहीं पढ़ पाई। हम दोनों एक दूसरे से बेहद प्यार करने लगे थे। हमने सोचा था कि अब हमें अपने परिवार को अपने प्यार के बारे में बता देना चाहिए। श्रेया ने अपने घरवालों से बात करनी शुरू कर दी और मैंने भी। श्रेया के घर में उसके माता-पिता और एक बड़ा भाई था। मेरे घर में मेरे माता-पिता, बड़ा भाई और मेरी छोटी बहन प्रीति थी। हम पहले गाँव में रहते थे। हम सभी भाई-बहन भी गाँव में ही पैदा हुए थे। हमारे पास गाँव में एक पुश्तैनी हवेली थी, जो दादाजी की थी। मेरे पापा और एक चाचा थे। दादाजी के निधन के बाद वो हवेली दोनों के नाम हो गई थी। फिर चाचा जी शहर आना चाहते थे। उन्होंने कहा कि वो हवेली का अपना हिस्सा बेचना चाहते हैं। पापा ने कहा ठीक है, तुम मुझे अपना हिस्सा दे दो। हवेली के उनके हिस्से से जो भी पैसे मिले वो उन्हें दे दिए गए और फिर वो अपने परिवार के साथ शहर में आकर बस गए। पहले चाचा जी का और हमारा परिवार एक साथ एक हवेली में रहता था। वो हमारे बचपन के दिन थे। बचपन में चाचा जी के बच्चों में 2 बेटे थे और हम 2 भाई और हमारी बहन। हम सब मिलकर खेला करते थे। हम सब साथ बैठकर खाना खाते थे। चाचा जी और हमारे परिवार में कभी कोई लड़ाई झगड़ा नहीं हुआ था। दोनों परिवार बहुत अच्छे से मेल-जोल से रहते थे। इसलिए जब चाचा जी चले गए, तो हमें बहुत असर पड़ा। उनकी हवेली छोड़कर चले जाने के बाद वहाँ रहना अच्छा नहीं लगता था। पापा ने कहा कि हम फिर हमें भी शहर चलना चाहिए, क्योंकि हमारे गाँव में पढ़ाई के लिए कोई अच्छा स्कूल नहीं था। ज़्यादातर गाँव के बच्चे शहर के स्कूल में ही दाखिला लेते थे। तो पापा ने कहा कि हमें भी शहर जाना चाहिए। वहाँ बच्चों की पढ़ाई भी अच्छी होगी और फिर वो हम वहाँ एक घर खरीद कर रहेंगे। हमें भी ये बेहतर लगा। तो पापा हमको सबको लेकर शहर आ गए और फिर हमने वही ज़िंदगी शुरू की, वहीं रहना शुरू किया, वहीं घर खरीदा और वहीं बड़े हुए और वहीं पढ़ाई भी पूरी की। भैया की पढ़ाई खत्म हो गई थी। उन्होंने अच्छी शिक्षा ली थी। मुझे नौकरी मिल गई थी और मैं फ़ोटोग्राफ़र बनना चाहता था। मेरी बहन पढ़ाई कर रही थी। पापा भी अकाउंटेंट का काम करते थे। भगवान की कृपा से सब कुछ अच्छे से चल रहा था और अब मैं घर में श्रेया के बारे में बात करना चाहता था। लेकिन बस भैया की शादी का इंतज़ार कर रहा था। भैया की शादी तय हो चुकी थी। जैसे ही भैया की शादी हुई, मैंने घर में अपने और श्रेया के बारे में बात की। मुझे लगा था कि शायद घरवाले इतनी आसानी से नहीं मानेंगे, लेकिन जब मैंने उन्हें श्रेया की फ़ोटो दिखाई, तो सबको श्रेया बहुत पसंद आई और फिर इस तरह से मेरे घरवाले श्रेया के घर रिश्ता लेकर गए। श्रेया के घरवाले भी हमारे रिश्ते से बहुत खुश हुए और फिर इस तरह से मेरा रिश्ता श्रेया से तय हो गया और जल्दी ही शादी भी होने वाली थी। मेरा कॉर्पोरेट इन्वेस्टमेंट की नौकरी भी बहुत अच्छी चल रही थी। श्रेया और मैं एक दूसरे के साथ बहुत खुश थे। श्रेया ने घर में बहुत अच्छे से तालमेल बिठा लिया था। वो सबका बहुत अच्छे से ख्याल रखती थी और हमारे घर की सबसे प्यारी सदस्य बन गई थी। मेरे अंदर खुशियों का माहौल था, सब कुछ अच्छा चल रहा था। तभी एक दिन श्रेया ने कहा, "प्रतीक, मुझे तुमसे एक ज़रूरी बात करनी है।" मैंने कहा, "हाँ, बताओ क्या बात करनी है?" वैसे ही मैं उसकी हर बात बहुत आराम से और सुकून से सुनता था और वो जो भी कहती थी, मैं वैसा ही करता था। उसने मेरे कंधे पर हाथ रखा और चेहरे पर धीमी सी मुस्कान के साथ कहा, "तुम्हें पता है ना कि मुझे पढ़ाई का कितना शौक था, लेकिन मेरे माता-पिता ने मुझे आगे नहीं पढ़ाया। और अब मैं पढ़ना चाहती हूँ। मेरा एक सपना है कि मैं आईपीएस बनूँ और मैं अपना ये सपना पूरा करना चाहती हूँ।" उसकी बातों पर मैं पहले तो चुप हो गया। उसकी ख्वाहिश गलत नहीं थी। वो कामयाब होना चाहती थी। मैंने उसकी आँखों में चमकते हुए सपनों को देखा, जिन्हें मैं अधूरा नहीं छोड़ना चाहता था।
मैंने उसका हाथ थामा और उसे हिम्मत दी और कहा कि तुम बिल्कुल सही सोच रही हो। तुम आगे पढ़ना चाहती हो, आईपीएस बनना चाहती हो तो मैं तुम्हारे इस सपने में पूरा साथ दूंगा। आखिर मेरी पत्नी ने मुझसे आईपीएस बनने की इजाज़त मांगी थी और मैंने खुशी-खुशी उसे ये इजाज़त दे दी थी। मैं अपनी पत्नी को हर जगह देखता था, उसकी हर ख्वाहिश पूरी करने के लिए हमेशा तैयार रहता था और ये ख्वाहिश तो उसका सबसे बड़ा सपना था। मैं उसे कभी दुःख नहीं देख सका था। वो जो कहती, मैं तुरंत कर देता। हमारे बीच जो प्यार और अपनापन था, उसे देखकर घरवाले भी बहुत खुश रहते थे। रात को जब हम दोनों पति-पत्नी कमरे में अकेले होते थे, तो हम अपने भविष्य को लेकर बहुत देर तक बातें करते थे। मेरा भी एक सपना था फोटोग्राफर बनने का। अभी मैं सिर्फ एक नौकरी कर रहा था और मैं एक बेहतरीन फोटोग्राफर बनना चाहता था। मैंने सोचा कि मेरा सपना भी ज़रूर पूरा होगा, लेकिन पहले मुझे श्रेया के सपने पर ध्यान देना चाहिए और उसका साथ देना चाहिए। मैंने सोचा कि अगर मेरी पत्नी आईपीएस अफ़सर बनती है, तो हम पहले से ज़्यादा अमीर हो जाएँगे, क्योंकि आईपीएस की तनख्वाह भी अच्छी होती है और फिर मेरा और मेरे परिवार का नाम शहर में मशहूर हो जाएगा। मुझे तो सिर्फ़ यही चाहिए था। मेरी पत्नी आगे बढ़ना चाहती थी, इसलिए मैंने उसका आगे दाखिला करवा दिया। मेरे घरवालों को भी इसमें कोई आपत्ति नहीं थी, बल्कि मेरे घरवालों ने उसका समर्थन किया और कहा कि अगर पढ़ना चाहती हो तो पढ़ो और कामयाब बनो। हम कभी तुम्हें रोकेंगे नहीं। मेरी पत्नी की पढ़ाई शुरू हो गई थी। मेरे घरवालों ने उस पर घर के कामकाज का कोई दबाव नहीं डाला। वो अपनी ज़िंदगी में खुश थी, पढ़ाई पर ध्यान दे रही थी और अपने सपनों को पूरा करने के लिए दिन-रात मेहनत कर रही थी। वक़्त बीतता गया और जब परीक्षा का समय आया तो मेरी पत्नी ने बहुत लगन से पढ़ाई की और जी-जान से मेहनत की। लेकिन अब रिज़ल्ट आया तो कुछ अंकों से पीछे रह गई, जबकि उसने दिन-रात मेहनत की थी। मेरी पत्नी मायूस हो गई, लेकिन मैंने उसे हिम्मत दी और कहा कि तुम्हें मायूस नहीं होना है। मेरे घरवालों ने भी उसे समझाया कि मायूसी का कोई फ़ायदा नहीं है, तुम्हें दोबारा मेहनत करनी होगी। अगर तुम्हें अपना सपना पूरा करना है, तो तब तक मेहनत करते रहो जब तक अच्छा परिणाम न आए। मेरी पत्नी को फिर से हिम्मत मिली और वो एक बार फिर आईपीएस बनने की तैयारी में लग गई। लेकिन फिर से उसकी सीएससी परीक्षा के परिणाम अच्छे नहीं आए, जिस कारण वो एक बार फिर पीछे रह गई। लेकिन इस बार वो इस असफलता से बुरी तरह टूट गई और हमेशा उदास रहने लगी। इस बार भी मैंने उसे हिम्मत दी और समझाया कि मैं हर कदम तुम्हारे साथ खड़ा हूँ। जितना हो सकेगा मैं तुम्हारा साथ दूँगा। मैं फिर से कोशिश करूँगा। भगवान कहते हैं कि कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। इसलिए जब तक तुम्हारे पास पति का साथ है, तब तक कोशिश करती रहो। श्रेया मेरी और मेरे परिवार की हिम्मत से श्रेया का दुःख थोड़ा कम हो जाता। इस बार भी उसने फिर से मायूसी के साथ तैयारी शुरू कर दी की। लेकिन मैं उसे बार-बार कहता था कि तुम्हें निराश होने की ज़रूरत नहीं है। घबराओ मत, अगर शुरुआत में ही हिम्मत हार जाओगी, तो आगे कैसे कोशिश करोगी? बड़ी मुश्किल से मैं उसका साथ देता था और भगवान से भी प्रार्थना करता था कि मेरी पत्नी सफल हो जाए। श्रेया ने फिर से कोशिश की, लेकिन हर बार वो 1-2 अंक से पीछे रह जाती थी, जिससे उसे बहुत अफ़सोस होता था और उसकी सारी मेहनत और उम्मीदें बेकार चली जाती थी। अब वो पूरी तरह से निराश हो चुकी थी। अब वो दोबारा कोशिश नहीं करना चाहती थी। वो कहती थी कि अब उसमें हिम्मत नहीं बची है और अब उसने पढ़ाई छोड़ने का फैसला कर लिया था। उसकी वजह से मैं भी दुखी हो गया था, जो हर बार उसे हिम्मत देता था। अब मैं भी अंदर से हिम्मत हार चुका था। मुझे लगता था कि शायद भगवान हमारा साथ नहीं देना चाहता। लेकिन फिर मैंने सोचा कि श्रेया को एक आखिरी बार और कोशिश करनी चाहिए। इस बार मैंने खुद को सँभाला और फिर से उसे प्रोत्साहित किया। मैंने उससे कहा कि सपने ऐसे ही पूरे नहीं होते श्रेया। अपने सपनों को पूरा करने के लिए तुम्हें कई बार खुद से निराश होना पड़ता है। तुम मेरी बात मानो और बस एक आखिरी बार कोशिश करो। लेकिन इस बार श्रेया मेरी बात सुनने को तैयार नहीं थी। मैंने बड़ी मुश्किल से उसे मनाया। श्रेया ने हिम्मत जुटाई और कहा कि अगर इस बार भी सफल नहीं हुई तो अब कभी आगे पढ़ाई नहीं करूँगी। मैंने उससे कहा, ठीक है, तुम जो चाहो कर सकती हो, लेकिन बस एक आखिरी बार कोशिश करो। क्या पता इस बार अच्छे अंक आ जाएँ।
इस बार जब श्रेया ने अपनी पढ़ाई पूरी परीक्षा दी तो वो इस बार भी फेल हो गई और अब श्रेया का मन पूरी तरह आईपीएस बनने पर टिक चुका था। अब वो बहुत चुप और उदास रहने लगी थी। वो इतनी दुखी थी कि घर में किसी से ठीक से बात तक नहीं करती थी और हम सब उसके इस मौन और दुख को बहुत अच्छे से समझ रहे थे। हम सब ने उसे बहुत समझाया कि वो खुद को ना रोके बल्कि आगे बढ़ने की कोशिश करे। एक दिन श्रेया ने कहा कि अब वो काम करना चाहती है। मैंने खुशी से उसे इसकी इजाज़त दी और कहा कि इससे अच्छा और क्या हो सकता है। तुम्हें काम करने की पूरी अनुमति है। घर पर यूं ही काम करते रहने से अच्छा है कि अपने पैरों पर खड़ी हो। उसे मेरे साथ से बहुत सुकून मिला। इसी वजह से उसने एक बड़े सुपरमार्केट कंपनी में नौकरी के लिए आवेदन किया और भगवान की कृपा से उसकी किस्मत पलटी। उसे नौकरी मिल गई। हम सब घर वाले बहुत खुश थे। हालांकि वो भी खुश थी लेकिन उसकी आंखों में जो सपना था वो पूरा नहीं हो पाया था। श्रेया ऑफिस जाने लगी थी और मैं अभी भी अपनी फोटोग्राफी वाली नौकरी में ही लगा हुआ था। सब कुछ बिल्कुल ठीक चल रहा था। श्रेया और मैं पहले की तरह एक दूसरे के लिए थे। श्रेया अब बहुत अच्छा कमाने लगी थी और मैं भी। श्रेया सुबह सुबह ऑफिस के लिए निकल जाती थी। मम्मी और भाभी सारे घर के काम संभालती थी। मम्मी भाई के साथ साथ श्रेया का भी टिफिन पैक करती थी। ऑफिस में श्रेया का प्रदर्शन बहुत अच्छा चल रहा था। दिन ब दिन वो तरक्की कर रही थी और ये सब देखकर मुझे बहुत खुशी होती थी। उसके घर वाले भी मुझे और मेरे परिवार को बहुत सराहते थे और कहते थे कि बेटा तू बहुत किस्मत वाली है जो तुझे इतना अच्छा पति और इतने अच्छे ससुराल वाले मिले हैं जिन्होंने तुझे काम करने की इजाज़त दी और इतना अच्छा ख्याल भी रखते हैं। हालांकि मेरे माता पिता को श्रेया की सैलरी से कोई मतलब नहीं था। श्रेया अपनी पूरी सैलरी मुझे देती थी या अपने पास रख लेती थी। श्रेया बहुत समझदार लड़की थी। उसे परिवार में मिलजुल कर रहना आता था और सबका आदर करना भी आता था। वो मेरा बहुत ध्यान रखती थी और मैं मुझसे बहुत प्यार करती थी। वो सच में तारीफ के काबिल थी। ऑफिस की व्यस्त जिंदगी के बावजूद वो परिवार को भी अच्छा समय दे रही थी। भगवान की कृपा से सब कुछ बहुत अच्छा चल रहा था। हमारी जिंदगी में किसी की तरह भी कोई परेशानी नहीं थी। लेकिन अब श्रेया को लगता था कि उसे अपनी ही कंपनी में अच्छी जगह मिल गई है। उसे काम अच्छे से समझ आ गया है। इसका मतलब है कि वो अब खुद की अलग कंपनी खोलने के काबिल हो गई है। वो अब अपना अलग काम कर सकती है। उसने मुझसे इस बारे में बात की और कहा, प्रतीक भले ही मैं इस बड़ी कंपनी में काम करती हूँ लेकिन मैं वहाँ सिर्फ एक साधारण कर्मचारी ही रहूंगी। मैं अपना खुद का व्यापार शुरू करना चाहती हूँ। मैं अपनी खुद की कंपनी खोलकर काम को आगे बढ़ाना चाहती हूँ और अपना नाम मशहूर करना चाहती हूँ। मैंने उससे कहा, तुम बिल्कुल सही सोच रही हो श्रेया। मैं भी ऐसा ही कुछ चाहता हूँ। लेकिन ये सब करना कोई साधारण बात नहीं है। अगर तुम अलग कंपनी खोलोगी तो तुम उसकी मालिक कहलाओगी। लेकिन एक अलग कंपनी खोलने के लिए पहले हमारे पास बहुत सारा पैसा होना चाहिए, करीब 1 या 2 करोड़ रुपए। उसने कहा, हाँ, पैसा उतना तो चाहिए ही। मुझे तुमसे बहुत उम्मीदें हैं। तुमने पहले भी मेरा बहुत साथ दिया है और इस बार भी दोगे। मैंने उससे कहा, श्रेया, मैं तुम्हारी कैसे मदद कर सकता हूँ? उसने कहा, मुझे बस इतना पैसा चाहिए कि इंतजाम हो जाए कि मैं अपना अलग व्यापार शुरू कर दूंगी जिसमें परिवार को भी लाभ होगा। मैंने कहा, तुम सही कह रही हो श्रेया, लेकिन इतना पैसा आएगा कहाँ से? मैं फिर से अपनी पत्नी की आंखों में वही चमक दे रहा था जो पहले कभी देखी थी। इस बार भी उसके मन में उसका सपना था, उसे पूरा करने का संकल्प था। इस बार वो सफलता के बहुत करीब थी, लेकिन सिर्फ पैसों की कमी थी। मैं 50 लाख का इंतजाम तो कर सकता था, लेकिन 1 या 2 करोड़ का नहीं। मैंने श्रेया को ढांढस बंधाया और कहा कि तुम्हें चिंता करने की जरूरत नहीं। तुम्हारा पति हमेशा तुम्हारे साथ है। मैंने उसे ढांढस तो दिया, लेकिन मैं खुद बहुत परेशान था कि अब क्या करूं और पैसा कहाँ कैसे जुटाऊं। मैं अपनी पत्नी को एक बार निराश होते देख चुका था, लेकिन दोबारा उसे निराश होते देखना नहीं चाहता था। इसी वजह से मैंने ठान लिया था कि चाहे जैसे भी हो, मुझे पैसों का इंतजाम करना ही होगा। इसलिए मैंने अपने बॉस से
40 लाख का लोन ले लिया। घर में 10-15 लाख रुपए पहले से पड़े थे और अब भी मुझे पैसों की कमी बनी हुई थी। मैंने अपना मोबाइल और कैमरा बेचकर 1 लाख और जुटा लिए, लेकिन अब तक भी काफ़ी पैसा कम पड़ रहा था। मुझे लगा कि चीज़ें बेचकर इतनी बड़ी रकम इकट्ठा नहीं की जा सकती। तभी मेरा ध्यान गांव की उस पुश्तैनी हवेली पर गया जो दादाजी के ज़माने की थी, जिसे हमने कई साल पहले छोड़ दिया था और शहर आ गए थे। मैंने तय किया कि मैं इसी बारे में अपने माता-पिता से बात करूँगा और कहूँगा कि मुझे गाँव की हवेली में से अपना हिस्सा चाहिए, क्योंकि हमारे पास जो शहर वाला घर था वो बहुत बड़ा नहीं था और उसे बेचकर ज़्यादा पैसे भी नहीं मिलते। हवेली इतनी बड़ी थी कि शहर आने के बाद पापा ने उसे मेरे और भैया के नाम कर दिया था। दादाजी के निधन के बाद चाचा ने भी अपना हिस्सा हमें दे दिया था और फिर पापा ने उसे 2 हिस्सों में बाँट दिया था, एक मेरा और एक भैया का, जिसे हमने आज तक नहीं बेचा था। लेकिन अब मैं उसे बेचना चाहता था ताकि अपनी पत्नी का सपना पूरा कर सकूँ। हवेली का आधा हिस्सा भी बहुत महँगा था और उससे मिले पैसों से श्रेया का सपना पूरा हो सकता था। मैंने सोचा कि मुझे इस बारे में अपने परिवार से बात करनी चाहिए। इसलिए एक तय समय पर मैंने सबको एक जगह बैठाकर कहा कि मैं हवेली में से अपना हिस्सा बेचना चाहता हूँ। ये सुनकर सब लोग हैरान रह गए। पापा तो मुझे डांटने लगे। उन्होंने कहा, क्या तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है? तुम्हें पता भी है कि वो क्या है? वो हमारी पुश्तैनी हवेली है और हम उसे नहीं बेचना चाहते। वो हवेली तुम दोनों भाइयों की है और तुम्हारी वजह से अब हमें बंटना पड़े, उसे बेचना पड़े। इतनी खूबसूरत हवेली को क्या हम ऐसे ही छोड़ देंगे? ऐसा कभी नहीं होगा। मैंने कहा, पापा मेरी बात समझने की कोशिश करो। जब श्रेया का बिजनेस शुरू होगा तो वो बहुत पैसा कमाएगी। तब हम ऐसी कई हवेलियां खरीद सकते हैं। प्लीज पापा, आप लोग मेरी बात मान लीजिए। लेकिन मेरी परिवार के लोग मेरी एक नहीं सुन रहे थे और मैं तो बस अपनी पत्नी का सपना पूरा करना चाहता था। मैंने बहुत समझाया अपने परिवार को, जिससे पापा और भैया भी नाराज हो गए। उन्होंने कहा कि जो तुम चाहते हो वो कभी नहीं होगा। लेकिन मैं तो जिद पर अड़ा हुआ था। मैंने कह दिया था कि अगर आप लोग मुझे मेरा हिस्सा नहीं दोगे तो अच्छा नहीं होगा। मैं सारे रिश्तेदारों को बुलाकर कहूंगा कि आप लोग मुझे हवेली में से मेरा हिस्सा नहीं दे रहे। मेरे इस धमकी से परिवार परिवार वाले डर गए। भैया और मेरे बीच बहुत प्यार था। मैंने भैया से भी कहा कि तुम भी अपना हिस्सा बेच दो। वैसे भी अब गांव कौन जाता है। चलो इस पूरी हवेली को बेच देते हैं और पैसे को बराबर बांट लेते हैं। लेकिन भैया तो कभी पापा के खिलाफ नहीं जी सकते थे। भैया ने साफ मना कर दिया और कहा, मैं अपना हिस्सा कभी नहीं बेचूंगा। ये हमारे दादाजी की हवेली है और उसमें उनकी यादें बसी हैं। मैं ऐसा कभी नहीं कर सकता। तुम पापा के खिलाफ जा रहे हो। क्या गारंटी है कि श्रेया अपना बिजनेस सेट कर ही लेगी और वो बहुत पैसा कमाएगी? बिजनेस में तो हमेशा घाटा नाफा लगा रहता है। देखो, इस हवेली से हमारे परिवार की बहुत सारी यादें जुड़ी हुई हैं। अगर ये हवेली बिक गई तो हम एक बहुत बड़ी चीज खो देंगे जो कभी वापस नहीं मिलेगी। गांव के बहुत से लोग चाहते हैं कि हम ये हवेली बेच दें, लेकिन हम ऐसा नहीं करना चाहते। तुम समझो कि तुम जल्दबाजी में एक बहुत गलत फैसला लेने जा रहे हो। ये सब बातें भैया ने मुझसे बहुत गंभीरता से कही, लेकिन मैंने उनकी कोई बात नहीं मानी और कहा, मुझे किसी भी बात नहीं सुननी। भैया तुम्हें ये हवेली बेचनी ही पड़ेगी। तुम अपने भी हिस्से के पैसे हमें अपने पास रखो और मेरे हिस्से का पैसा मुझे दे दो। मैं तुम्हें समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि जो पैसा श्रेया कमाएगी उसका फायदा हम सबको होगा। हम ऐसी कई हवेलियां खरीद सकते हैं। लेकिन कोई भी इसे बेचने को तैयार नहीं था। भैया किसी हालत में मुझे समझाने से पीछे नहीं हटे, लेकिन जब उन्होंने देखा कि मैं किसी की सुनने को तैयार नहीं हूँ, तो उन्होंने कहा, ठीक है, हम हवेली बेच देंगे, लेकिन इसके बाद इस घर में तुम्हारा कोई हक नहीं होगा। ये फैसला मेरा नहीं, पापा का है। पापा तुमसे बहुत नाराज है। उन्होंने हवेली को हमारे ना ट्रांसफर कर दिया है और तुम इसका गलत फायदा उठा रहे हो। मैंने कहा, भैया मुझे अब तुम्हारी कोई बात नहीं सुननी। जो मैंने कहा है वही करो। उस समय मैं उतना जिद्दी हो गया था कि
किसी को कोई बात समझ नहीं आ रही थी। फिर जल्द ही हवेली 5 करोड़ में बिक गई, जिसमें से 1 करोड़ 25 लाख मेरे हिस्से में आए और 1 करोड़ 25 लाख भैया को मिले। मैंने बचे हुए पैसों को इन्वेस्ट किया और अपनी पत्नी का बिजनेस शुरू करवाया। श्रेया बहुत खुश थी, लेकिन इस समय मेरे घर वाले बहुत नाराज थे। घर वाले मुझे से ढंग से बात भी नहीं कर रहे थे। पापा इतने गुस्से में थे कि उन्होंने किसी से भी मेरे बारे तक नहीं पूछा, कैसा है, क्या कर रहा है। मुझे पता था कि उन्हें बहुत बड़ा झटका लगा है, लेकिन मैं श्रेया के साथ था। वो हमेशा सफल होगी और उसका बिजनेस चल पड़ेगा और उसके फल से पूरा परिवार लाभान्वित होगा। तब उसका गुस्सा अपने आप शांत हो जाएगा। वक्त बीता और श्रेया ने अपनी खुद की कंपनी खोल ली। मेरा कैमरा जो मेरे हाथ से गया था, वो मेरा लकी और बहुत खास कैमरा था। मैं अपनी नौकरी में जा रहा था और मैंने नया कैमरा भी ले लिया था, लेकिन पुराने कैमरे जैसी बात उस नए कैमरे में नहीं थी। मैंने नया मोबाइल भी खरीद लिया था। श्रेया अब अपने बिजनेस में इतनी व्यस्त हो गई थी कि घर में बिल्कुल भी ध्यान नहीं दे रही थी, जिस वजह से वो वैवाहिक जीवन से दूर होती जा रही थी। अब घर के सभी सदस्य हम दोनों से दूर दूर रहने लगे थे। एक दिन पापा ने कहा, तुम दोनों पति पत्नी यहाँ से चले जाओ। ये सुनकर मैं हैरान रह गया। मैंने कहा, पापा ये आप क्या कह रहे हैं? ये घर मेरा भी है, आप मुझे यहाँ से कैसे निकाल सकते हैं? पापा ने कहा, ये घर तुम्हारा नहीं है, ये घर मेरा है। और जो तुम दोनों भाइयों के नाम हवेली थी, उसे तुमने बेच दिया और अपने अपने हिस्से के पैसे ले लिए। ये घर मेरा है, मैं जैसा चाहूँ वैसा कर सकता हूँ। श्रेया को ये सुनकर बहुत बुरा लगा होगा। शायद मेरी पत्नी को अपने धन का घमंड होने लगा था। तभी तो उसने पापा से बदतमीजी की और कह दिया कि हमें भी तुम्हारे इस छोटे से घर में रहने का कोई शौक नहीं है। मैं इतनी बड़ी की मालकिन हूँ और मुझे शर्म आती है इस छोटे से घर में रहने में। उसने मुझसे कहा, चलो पत्री, तुम्हारे पापा हमें यहाँ से निकाल लेंगे क्यों? हम खुद ही इस घर को छोड़ देंगे। मैं ऐसे कई घर खरीद सकती हूँ। पता नहीं क्यों उस समय मेरा मुंह बंद हो गया था। मेरे घर वाले श्रेया की इस बदतमीजी से हक्के बक्के रह गए और मेरी चुप्पी पर हैरान थे। मैं अपनी पत्नी की सारी बातें चुपचाप सुनता रहा। श्रेया जबरदस्ती मुझसे मायके छोड़ने के लिए कह रही थी। उसने तो पैकिंग भी शुरू कर दी थी। मम्मी की तबीयत बहुत खराब थी। वो रो रही थी और कह रही थी, बेटा तू ये घर मत छोड़, मैं तेरे पापा को समझा दूंगी, वो तुझे यहाँ से नहीं निकालेंगे। लेकिन श्रेया ने साफ कह दिया, नहीं, हमें यहाँ नहीं रहना है। आप लोग यहाँ रहिए, आपको आपके घर की बहुत बहुत बधाई। श्रेया और मैं जब घर छोड़कर जा रहे थे तभी पापा ने कहा, श्रेया इस घर के दरवाजे हमेशा के लिए तुम्हारे लिए बंद हैं। अब कभी वापस मत आना। अपनी पत्नी और उसके धन के साथ खुश रहो। मैं पापा से कुछ नहीं कह पाया और चुपचाप अपनी पत्नी के साथ घर छोड़ दिया। श्रेया ने एक छोटा सा बंगला खरीद लिया था जो बहुत ही खूबसूरत था। हम दोनों पति पत्नी उसमें रहने लगे। श्रेया अब इतना ज्यादा कमा रही थी कि मुझे भी अब नौकरी करने की जरूरत नहीं थी। उसने मुझे साफ कह दिया था कि अब तुम्हारे पास तुम्हारी पत्नी है तुम्हारी देखभाल करने के लिए। तुम्हें अब कोई काम करने की जरूरत नहीं है। मेरा पूरा दिन आराम से मस्ती में और सुकून में गुजरने लगा। शुरुआत में सब कुछ ठीक चला, लेकिन फिर धीरे धीरे मैं श्रेया में बदलाव देखने लगा। जैसे उसने अपना पूरा लुक बदल लिया था और वो अब रात में छोटी छोटी ड्रेस पहनकर लेट नाइट पार्टीज में जाने लगी थी। वो रात में देर से घर आती थी। वो हमेशा खुश दिखती थी, लेकिन वो मेरे साथ नहीं होती थी। उसके पास मुझसे बात करने का समय नहीं होता था। जब भी वो घर से दाखिला होती तो उसका पूरा ध्यान मोबाइल पर होता और सुबह सुबह जल्दी उठकर तैयार होकर चली जाती। फिर शाम को वापस आती और फिर से सच धज कर रात के 2-3 बजे लौटती। मुझे अपनी पत्नी की बहुत याद आने लगी थी। हालांकि इस घर में सब कुछ था, किसी भी चीज की कोई कमी नहीं थी, लेकिन अगर कुछ नहीं था तो वो थी मेरी पत्नी और उसका प्यार, जिसमें हम दोनों पहले बहुत खुश रहा करते थे, लेकिन अब हम दोनों एक दूसरे से बहुत अलग हो चुके थे। श्रेया मेरे बिना भी खुश थी, लेकिन मैं उसके बिना खुश नहीं रह पाता था। ऐसे ही कई दिन बीत गए।
जब भी मैं उससे बात करने की कोशिश करता तो वो कहती कि मेरे पास समय नहीं है। और जब मैं उसे कहता कि तुम्हारे पास मेरे लिए कभी समय नहीं होता, मैं तुम्हारा पति हूँ, तुम्हें मेरी भी परवाह करनी चाहिए, तो वो मेरी आंखों में आंखें डालकर कहती, मैं तुम्हारी पत्नी होने के साथ साथ एक बहुत बड़ी कंपनी की मालिक भी हूँ। मैं कहाँ कहाँ देखूँ, और तुम्हें तो सब कुछ घर बैठे मिल जाता है। ये सब मेरे लिए ही कारण था कि अब तुम्हें नौकरी तक नहीं करने की जरूरत है। श्रेया के मुंह से ये बात सुनकर मैं हैरान रह गया। उसमें इतनी हिम्मत कैसे आ गई कि वो अपने पति के सामने इस तरह से बोल सके। इसलिए मैं कुछ नहीं बोला और चुपचाप बैठा रहा। कुछ दिनों बाद मुझे पता चला कि श्रेया का अफेयर उसकी ही कंपनी के मैनेजर से चल रहा है। ये सुनकर मेरे होश उड़ गए। मैं ये सब सहन नहीं कर पा रहा था। मुझे तब झटका लगा जब मैंने खुद अपनी आंखों से श्रेया को उससे फोन पर बात करते देखा और सुना। मैंने श्रेया से थोड़ी देर बात की और कहा, तुम क्या चाहती हो, क्या कर रही हो? तुम्हारे पास मेरे लिए समय नहीं है और तुम दूसरों से बात करती हो। मुझे सब पता चल गया है कि तुम्हारा मैनेजर के साथ अफेयर चल रहा है। उसने घमंड से कहा। तो पता चल गया तो ठीक है, अगर मुझे छोड़ना है तो छोड़ दो। मुझे क... मैंने कहा, श्रेया तुम पागल हो गई हो क्या? तुम इतनी बदल गई हो। जो तुम आज मेरे सामने हो, वैसे तुम तुम पहले कभी नहीं थी। तुम मुझसे बहुत प्यार करती थी। मैंने तुम्हारे लिए सब कुछ किया। आज मेरा परिवार तक मुझसे दूर है तुम्हारी वजह से, और अब तुम कहती हो कि मुझे छोड़ दो। वो हंसी और बोली, हाँ, तुम मेरे लायक नहीं हो। मैं कहाँ एक सफल लड़की और तुम कहाँ एक मामूली फोटोग्राफर जो अपनी बीवी की कमाई पर ऐश कर रहा है। मेरा मेल एक सक्सेसफुल इंसान से होना चाहिए था। मेरा मैनेजर तुमसे बेहतर है, जो मेरी अच्छे से देखभाल करता है। श्रेया की ये बात सुनकर जैसे जमीन मेरे पैरों तले से खिसक गई। मैंने कहा, क्या मैंने तुम्हारी देखभाल नहीं की? क्या मैंने तुम्हारे लिए कुछ नहीं किया? तुम्हें मेरे सारे बलिदान भूल गई? उसने कहा, हाँ, तुमने मेरे लिए कुछ नहीं किया। तुमने तो अपना हवेली जैसा घर मेरे लिए बेच दिया था। जितना पैसा मेरे बिजनेस में लगाया था, उतना मुझसे ले लो और मेरी जिंदगी से निकल जाओ। मैं उसके पैरों से गिर पड़ा। क्या कह रही हो? ऐसा मत कहो। मुझे मत छोड़ो प्लीज। लेकिन वो बिल्कुल निथुर हो चुकी थी। मैंने उसके लिए इतना कुछ किया था और आज वो मुझे देखकर भी सहन नहीं कर पा रही थी। उसे लग रहा था कि मैं उसकी कमाई के प्यार में पड़ा हुआ हूँ। दरअसल उसके दोस्तों ने भी उसके दिमाग में ये जहर भर दिया था कि तुम्हारा पति किसी लायक नहीं है। तुम कहाँ और वो कहाँ। तुम्हें अपना जीवन उसके साथ बर्बाद नहीं करना चाहिए। तुम इतनी जवान हो, अभी किसी और के साथ नई जिंदगी बसा सकती हो जिससे तुम्हें खुशी मिलेगी। मुझे क्या पता था कि श्रेया दूसरों की बातों में आकर मुझे इस तरह छोड़ देगी। मैं सोचता था कि मेरी पत्नी ऊंचाइयों तक पहुंचेगी और हमेशा मेरे साथ रहेगी। लेकिन जो कुछ भी श्रेया कर रही थी वो बिल्कुल गलत था और मुझे इस पर विश्वास नहीं हो रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे किसी ने मेरे शरीर से जान ही निकाल ली हो, क्योंकि श्रेया ने मेरे साथ ऐसा किया था। उसने ना सिर्फ मुझे अपनी जिंदगी से बाहर फेंक दिया, बल्कि मुझे अपने घर से भी निकाल दिया। उसने कहा, ये घर मेरा है, तुम मेरे घर से जा सकते हो। मैं बार बार उसे समझाने की कोशिश कर रहा था कि वो मेरे साथ ऐसा ना करे। मैं तो उसके परिवार वालों के पास तक चला गया कि शायद वो अपनी बेटी को समझा पाए, लेकिन श्रेया ने उनकी भी नहीं एक ना सुनी। अब उसके पास इतना पैसा हो गया कि वो किसी की भी सुनने को तैयार नहीं थी। उसके पास अब पैसा और ताकत थी, इसलिए वह घमंडी हो गई थी और उसने नौकरों से कह दिया कि मुझे और मेरे सामान को घर से बाहर फेंक दो। मैं अपनी किस्मती पर रो रहा था। मैं अपने घर जाना चाहता था, लेकिन कैसे जाता? वहां जाने के सारे रास्ते भी मेरे लिए बंद हो चुके थे। मैंने तो सिर्फ श्रेय से ही प्यार किया था और उसी से मुझे इतना बड़ा धोखा दिया। ये सच की है कि जब कोई इंसान सफल हो जाता है तो वो अपने पुराने समय को याद नहीं करता। वो अपने नए और ताकतवर समय का घमंड करता रहता है, लेकिन वो ये नहीं जानता कि समय कभी एक जैसा नहीं रहता। समय तो बदलता रहता है। मैं नशे का आदी बन चुका था। मैं घर नहीं जा सकता था, इसलिए मैं शराब पीकर इधर उधर सड़कों पर भटकता रहता था। जब भैया मुझे लेकर आए
तब मुझे होश आया और मैंने अपनी आंखों के सामने पापा को देखा, जिसके हाथ में ठंडा था। बचपन में जब मैं गलती करता था तो पापा मुझे इसी डंडे से मारते थे और मैं डर जाता था। लेकिन आज जब मैं वही डंडा फिर से अपने पापा के हाथ में देख रहा था, मुझे कोई डर नहीं लग रहा था, बल्कि मुझे अपनी गलती का पछतावा हो रहा था। और मैं सोच रहा था कि अगर पापा मुझे मेरे गलती के लिए सजा दे रहे हैं तो वो बिल्कुल सही कर रहे हैं। मैंने पापा की तरफ देखा तक नहीं। जैसे ही पापा ने मुझे मारने के लिए आगे हाथ बढ़ाया, मैंने उन्हें देखा तक नहीं, उनका हाथ वहीं रुक गया। पापा के हाथ में डंडा छूट गया और वो गिर गया। वो रोते हुए बोले, ये सब क्या हो गया बेटा प्रतीक? हमारे खानदान में किसी ने कभी शराब नहीं पी और तूने नशा करना शुरू कर दिया। तू शराबी बन गया। अच्छा हुआ जो तेरा भाई तुझे कल रात यहाँ ले आया। तू बहुत नशे में था, तेरी हालत बहुत बिगड़ गई थी। आखिर क्यों तू इस हालत तक पहुंच गया? मैंने पापा की तरफ नम आंखों से देखा, हाथ जोड़कर कहा, पापा एक वक्त था जब आपने मुझे बहुत समझाया था, बोला था हमारी बात मान लो, लेकिन मैंने आपकी एक नहीं सुनी। मैं बस गलती पे गलती करता रहा। माफ कर दो पापा, उसने छोड़ दिया मुझे, जिसके लिए मैंने सब कुछ किया। उसने मुझे घर से निकाल दिया। उसके पास अब इतना घमंड आ गया है अपने पैसों का। पापा ने कहा, बेटा अगर उसने तुझे निकाल दिया तो तू इस गलत रास्ते पर क्यों चल पड़ा? तो मेरे पास क्यों नहीं आया? मैंने कहा, कैसे आता पापा? आपने ही तो कहा था कि इस घर के दरवाजे मेरे लिए बंद हो गए हैं। ये सुनते ही पापा ने मुझे गले से लगा लिया और रोते हुए बोले, मैंने वो गुस्से में कहा था, माँ बाप अपने बच्चों को गुस्से में डांट सकते हैं, मार सकते हैं, पर कभी श्राप नहीं दे सकते। तू मेरा बेटा है, मैं तुझे मुसीबत में कभी नहीं छोड़ सकता, देख नहीं सकता तुझे इस हाल में। पापा बोले, अब जब वो तुझे छोड़ चुकी है तो तू भी उसे भूल जा, क्योंकि अब उसकी असलियत तेरे सामने है। अब तू अपनी जिंदगी दोबारा शुरू कर। इस तरह जीने से कोई फायदा नहीं, तो खुद को ही नुकसान पहुंचा रहा है। मैंने कहा, हाँ पापा, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। अब मुझे अपनी जिंदगी मर्जी से जीनी होगी। अब मैं अपने परिवार के साथ फिर से खुश रहने लगा। हमारी जो पुश्तैनी हवेली बिक चुकी थी, वो अब वापस नहीं आ सकती थी। लेकिन मैंने भैया से कहा कि जो कुछ भी है सब तुम्हारा है, मुझे अब कुछ नहीं चाहिए। मुझे तो बस तुम्हारे साथ पहले जैसा प्यार और अपनापन से रहना है। मेरे घर वालों ने मुझे माफ कर दिया और अब मुझे समझा आ गया कि हम चाहे परायों के लिए कितना भी क्यों ना करें, लेकिन हमारे अपने ही आखिर में हमारा साथ खड़े होते हैं। अब मैंने अपनी जिंदगी में खुद को व्यस्त रखना सीख लिया था। मैंने अपनी नौकरी ज्वाइन कर ली थी। अब मैं श्रेया के धोखे के बारे में बिल्कुल ध्यान नहीं देता था। जिंदगी सामान्य रूप से चल रही थी। सुबह अपने काम पर निकल जाता और शाम को घर लौटकर अपने परिवार के साथ समय बिताता। मैं सबसे अच्छा व्यवहार करता। मेरे परिवार मेरी इस बदली हुई आदत से बहुत खुश था। अब माँ मुझे समझाने लगी थी कि मुझे फिर से शादी कर लेनी चाहिए, लेकिन मैंने कहा कि मुझे अभी थोड़ा समय चाहिए। कुछ समय बाद मैं फिर से शादी करूंगा। मैं अपने परिवार को अब और निराश नहीं करना चाहता था। लगभग 1 साल बीत गया और 1 साल में मैं श्रेया से कभी नहीं मिला। मुझे अपनी नौकरी से भी काफी लाभ हो रहा था। मेरे परिवार ने मेरी शादी भी तय कर दी थी, लेकिन मैंने अभी तक श्रेया को पूरी तरह से छोड़ा नहीं था। मेरी सगाई होने वाली थी, सिर्फ 2 दिन बचे थे कि तभी घर की डोरबेल बजी। घर में मेहमान आए हुए थे और सगाई के कपड़े पैक हो रहे थे। घर में खूब चहल पहल थी और सब आपस में मजाक कर रहे थे। जैसे ही डोरबेल सुनी, मैं दरवाजा खोलने गया। दरवाजा खोला तो तो देखा कि जो इंसान मेरे सामने खड़ा हुआ वो मुझे दुश्मन की तरह लगा, क्योंकि श्रेया दरवाजे पर खड़ी थी। उसकी हालत बहुत खराब थी। मैंने उसकी तरफ पलट कर भी नहीं देखा और वापस अंदर आने लगा। उसने मुझे पुकारा और घर के अंदर भाग आई। उसकी आवाज सुनते ही घर में सब शांत हो गए। गुस्से से हम दोनों को देखने लगे। उसने कहा, माफ कर दो प्रतीक, मैंने तुम्हारे साथ बहुत गलत किया। मैं लुट चुकी हूँ, बर्बाद हो चुकी हूँ। मैंने कहा, बस करो ये मगरमच्छ के आंखों आंसू, यहाँ से चली जाओ। तुमने तो मेरे बहुत मजाक बनाया है। क्या अब फिर से मेरी जिंदगी बर्बाद करने आई हो? उसने कहा, ऐसा मत कहो, मैं सच कह रही हूँ।
मैं वाकई बर्बाद हो गई हूँ प्रतीक। मैंने सोचा था कि मेरा मैनेजर मुझसे शादी करेगा, लेकिन वो तो मुझसे बर्बाद करने आया था। उसने प्यार के नाम पर मेरे साथ धोखा किया। जैसे मैंने तुम्हें स धोखा दिया था, उसने चालाकी से मेरे पूरे बिज़नेस को अपने नाम ट्रांसफ़र करवा लिया और मुझे सड़क पर छोड़ दिया। ठीक वैसे ही जैसे मैंने तुम्हें घर से निकाला था। मुझे मेरी कंपनी की सज़ा मिल चुकी थी। अब अपने घरवालों के पास भी गई, लेकिन उन्होंने भी मुझे अपनाने से मना कर दिया। उनका कहना है कि मैंने तुम्हारे साथ बहुत गलत किया है और ये हालत मेरी ही करतूतों का फल है। प्रतीक, माफ़ कर दो मुझे। मैं ऐसे घुट-घुट कर ज़िंदगी नहीं काट सकती। तभी मेरी भाभी आगे आई और बोली, यहाँ से चली जा। ओ, क्या लेने आई हो? अब हमने प्रतीक की शादी कहीं और तय कर दी है। और हाँ, 2 दिन बाद उसकी सगाई है। ये सुनते ही श्रेया ज़ोर-ज़ोर से रोने लगी। उसने इस बात की कोई शिकायत नहीं की। उसने कहा, सगाई की आपको बहुत-बहुत बधाई हो प्रतीक। मुझसे एक विनती है, मुझे इस घर में रख लो। चाहे अपनी ज़िंदगी में शामिल मत करो, लेकिन इस घर में मुझे एक नौकरानी की तरह रख लो। मैं तुमसे अब अलग नहीं होना चाहती। मैं स्नेहा की सारी बातें चुपचाप सुन रहा था। मेरे परिवार वाले उसे घर से निकालने लगे, लेकिन मैंने कहा, आप लोग इसे घर से क्यों निकाल रहे हो? वैसे भी ये शादी का घर है, आप लोगों को एक नौकरानी की ज़रूरत पड़ेगी। चिड़िया यहाँ एक नौकरानी की तरह रहना चाहती है। मेरे परिवार वालों ने इस बात के लिए हाँ कर दी थी, लेकिन घर में कोई भी उससे बात नहीं कर रहा था। वो घर में सभी को खुश रखने की कोशिश कर रही थी, सबसे बात करने की कोशिश करती, लेकिन कोई उसका जवाब नहीं देता था। वह सारा घरेलू काम खुद कर रही थी और डरी-डरी सी रहती थी। धीरे-धीरे मेरी सगाई का दिन आ गया और उस दिन वो सबसे ज़्यादा उदास दिख रही थी। मेरी सगाई हो गई, उसे देखकर मुझे तरस आ रहा था, लेकिन फिर मुझे एहसास होता कि उसने मेरे साथ जो किया था वह गलत था और यही उसकी सज़ा थी। जैसे-जैसे मेरी शादी का दिन नज़दीक आ रहा था, वो अंदर ही अंदर टूटती जा रही थी। वो एक नौकरानी की तरह पूरे घर का काम करती थी। ना वो मेरे घर में मेरी पत्नी की तरह थी और ना ही मैंने उसे अपनी पत्नी होने का अधिकार दिया था। घरवाले भी उससे बहुत काम करवाते थे। उसे देखकर मुझे अब दया आने लगी थी। एक दिन श्रेया बेहोश होकर गिर गई। मैं डर गया क्योंकि मैं उसे दर्द में नहीं देख सकता था। शायद उसे बेहोश देखकर मेरा पुराना प्यार फिर से ज़हन में लौट आया। मैंने तुरंत उसे डॉक्टर के पास ले गया। डॉक्टर ने बताया कि श्रेया की हालत ठीक नहीं है। वह बहुत कमज़ोर हो चुकी है। उसे आराम और अच्छे खाने-पान की ज़रूरत है। अगर उसका ध्यान नहीं रखा गया तो उसकी हालत और बिगड़ सकती है। मैं ये बिल्कुल नहीं चाहता था। जब उसे होश आया तो मैंने उसे अपनी गलती के लिए माफ़ी माँगी। उसने मुझे माफ़ कर दिया और कहा कि इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है, गलती मेरी है। मैं तुम्हें फिर से शादी करने से नहीं रोकूँगी। तुम फिर से शादी कर सकते हो। उसकी ये बात सुनकर मैं ज़ोर-ज़ोर से रोने लगा। मैंने कहा कि मैं तुम्हें खो नहीं सकता। मैं तुमसे सच्चा प्यार करता था और हमेशा करूँगा। मैंने तुम्हें माफ़ कर दिया है। उसके बाद मैंने उसे दोबारा अपनी ज़िंदगी में शामिल कर लिया। हालाँकि मेरे परिवार वाले इस पर गुस्सा हो रहे थे, लेकिन मैंने उसे समझाया कि वो बदल चुकी है और सुधर गई है। मेरा रिश्ता भी खत्म हो गया क्योंकि मुझे मेरी वही पत्नी मिल गई थी। वही श्रेया जो मुझसे बहुत प्यार करती थी। मुझे मेरी वही श्रेया फिर से मिल गई थी। ज़िंदगी में कई बार बहुत बड़े नुकसान का सामना करना पड़ता है। श्रेया ने अपनी ज़िंदगी अपने ही हाथों से बर्बाद की थी। मैं ऐसी सभी महिलाओं से यही गुज़ारिश करना चाहता हूँ, जो अपने पतियों को बिना कुछ सोचे समझे अहंकार या लालच में छोड़ देती हैं, कि कृपया याद रखिए कि केवल एक अच्छा जीवन साथी ही आपके लिए सही साबित होगा। ये दुनिया की दौलत नहीं है जो आपको सच्चा से। दोस्तों, अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें और अपने दोस्तों रिश्तेदारों में ज़रूर शेयर करें और अगर आप हमारे चैनल पिंकी स्टोरीज पर नए हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और दोस्तों, आपको हमारी कहानी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं। धन्यवाद।